विषय है और कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में आपको हद तक बायोलॉजी का बहुत सारा चैप्टर कवर कर दें। 2 वीडियो इसके मतलब बनाएंगे हम, और 2 वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जो है बायोलॉजी हो जाएगा। सिर्फ ध्यान से आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिए। बायोलॉजी के किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक और पूछे जाने की संभावना रहती है। तो सबसे पहला बेसिक समझेंगे कि बायोलॉजी कहते किसको है, जीव विज्ञान कहते किसको है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बायोलॉजी जीव विज्ञान है लिखा हुआ है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क ने किया था। ट्रेविरेनस ने सन 1802 में, इन दोनों ने मिलके किया था, 1802 में किया था। जीव विज्ञान की प्रमुख 3 शाखाएं, ठीक है। जो जीव विज्ञान है उसकी कितनी शाखाएं हैं? 3। और अगर पूछे कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस दोनों ने मिलके किया था। कब? 1802 ईस्वी में, ठीक है। अब 3 शाखा कौन कौन सा? एक तो आपका बॉटनी जिसको बोलते हो वनस्पति विज्ञान, दूसरा जूलॉजी जिसका जंतु विज्ञान बोलते हैं, तीसरा सूक्ष्म विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी आता है, ठीक है। तो ये 3 बायोलॉजी के ही पार्ट हैं। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, वनस्पति मतलब क्या हो जाता है? पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं। और इसके जनक जो है थियोफ्रेस्ट्स हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्ट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका वनस्पति। और उसके जो जनक हैं जिसने इस सब्जेक्ट को बनाया है वो है थियोफ्रेस्ट्स, थियोफ्रेस्ट्स। अब आ जाइए जंतु विज्ञान, जूलॉजी। इसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और जंतु का अध्ययन करने वाले जो सबसे पहले शुरुआत किया था तो अरस्तु ने किया था। इसीलिए जंतु विज्ञान का जनक जो जूलॉजी है उसको, उसका जनक किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है कि जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु हैं। अब आ जाइए सूक्ष्म विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, जिसको आप खुले आंख से नहीं देख सकते लेकिन वो भी जीव इस धरातल पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव जैसे विषाणु, विषाणु को आप देख सकते हैं? नहीं। कोरोना एक प्रकार का विषाणु था। किसी ने देखा कोरोना को? नहीं देखा, लेकिन उसने पूरा तबाही मचा दिया, ठीक है। तो विषाणु को आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जीवाणु को भी नहीं देख सकते हैं। इसके अंतर्गत जो सूक्ष्म विज्ञान है इसके अंतर्गत विषाणु और जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। और इसके जनक लुई पास्चर को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम सूक्ष्म जीव का अध्ययन किया था। या पूछ दे कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लुई पास्चर को, ठीक है। तो ये 3 विज्ञान के ही शाखा हो गए जीव विज्ञान के। कौन कौन सा? वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो जनक पूछ दे, वनस्पति का थियोफ्रेस्ट्स, जंतु का अरस्तु और सूक्ष्म विज्ञान का तो लुई पास्चर। चलिए, अगर पूछे कि मेडिकल साइंस, चिकित्सा के जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ मेडिकल साइंस, तो हिप्पोक्रेट्स। किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को मेडिकल का पिता कहा जाता है, चिकित्सा का जनक किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, अति महत्वपूर्ण है। किसे कहा जाता है फादर ऑफ मेडिकल साइंस? तो हिप्पोक्रेट्स को, ठीक है। क्यों कहा जाता है वो देखिए। हिप्पोक्रेट्स ने मानव रोगों पर सर्वप्रथम लेख लिखे और इसलिए इन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र के छात्र को आज भी इनकी शपथ दिलाई जाती है। लेकिन अब भारत में भारत सरकार ने क्या है कि हिप्पोक्रेट्स की जगह चरक संहिता जो है उस पे शपथ दिलाया जाएगा, ठीक है। तो ये अति महत्वपूर्ण है कि हिप्पोक्रेट्स का ही शपथ लेकर के डॉक्टर सब शपथ ग्रहण करते हैं। लेकिन अब भारत में चरक संहिता या चरक के नाम से शपथ लिया जाएगा, क्योंकि प्राचीन समय में चरक जो थे वो भारतीय आयुर्विज्ञान के बहुत बड़े जानकार चिकित्सक थे, शल्य चिकित्सा के जानकार थे।
तो इसीलिए चरक का भी नाम है। तो यहाँ पे लेकिन हम लोग को पूछेगा कि फादर ऑफ मेडिकल साइंस कौन है, तो हिप्पोक्रेट्स का ही नाम बोलना है। क्या बोलना है? हिप्पोक्रेट्स। ठीक है। अब देखिए, इससे निश्चित तौर पे एक सब्जेक्ट पूछ देगा कि जैसे एनाटोमी से आप क्या समझते हैं, वो क्या है, या पूछेगा कि जीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो जीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है एनाटोमी, जिसको शारीरिकी बोलते हैं, उसके द्वारा किया जाता है, एनाटोमी। ठीक है। जब मेडिकल साइंस के स्टूडेंट जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में उनको एनाटोमी ही पढ़ना पड़ता है। जीव विज्ञान यानी जीवों के आंतरिक संरचना के बारे में सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है उत्तक। अब कहिए कि जो सेल्स होते हैं कोशिका, जैसे मानव शरीर का सबसे सूक्ष्म जो कह सकते हैं अंग, कह सकते हैं सबसे सूक्ष्म कण कह सकते हैं, वो आपका कोशिका होता है, सेल्स होता है। बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? आपके उत्तक बनाते हैं। बहुत सारे उत्तक मिलके अंग बनाते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर के शरीर बना देते हैं। तो इस प्रकार से जीवों के उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी या औतकी, जिसमें हम उत्तक के बारे में पढ़ते हैं। जिसमें हम लोग उत्तक के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या कहलाता है आपका? इंग्लिश में हिस्टोलॉजी या हिंदी में औतकी। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? औतकी। याद रहेगा, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? औतकी। ठीक है। अब आ जाइए साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। लोग अध्ययन करते हैं कोशिका की संरचना के बारे में। कोशिका के भी विभिन्न पार्ट होते हैं, आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक होता है कोशिका जीव विज्ञान, सेल बायोलॉजी। कोशिका की संरचना, कार्य, जनन और जैव इतिहास का अध्ययन कोशिका जीव विज्ञान में किया जाता है। अब आ जाते हैं अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। ये भी अति महत्वपूर्ण है। जैसे माता पिता का गुण उसके बच्चे में आ जाता है, तो ये किस कारण से आता है? तो अनुवांशिकता के कारण आता है, जेनेटिक्स के कारण आता है। ठीक है। जेनेटिकली वो आ जाता है, माता पिता का गुण उसके बच्चे में आ जाता है। तो उसका अध्ययन हम लोग अनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किसके तहत करते हैं? तो अनुवांशिकी, जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। अब भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रायोलॉजी, युग्मक निर्माण से भ्रूण के परिवर्धन तक का अध्ययन। जैसे कि किस प्रकार से जो है भ्रूण तैयार होता है, फिर भ्रूण से बच्चे तैयार होते हैं, तो उसके अध्ययन को भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रायोलॉजी कहा जाता है। रोग विज्ञान को पैथोलॉजी कहा जाता है। रोगाणु, रोग संबंधी लक्षण, रोग नियंत्रण का अध्ययन किसमें करते हैं हम लोग? पैथोलॉजी, रोग विज्ञान में। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी क्या होता है कि जो जीवधारी जितने भी जीव हैं और उसके जो आसपास का वातावरण है, उसके साथ उसके पारस्परिक संबंध का जब अध्ययन करते हैं, तो सभी जीव सभी जगह नहीं रहते हैं। यहाँ पे व्हेल मछली रहता है? नहीं रहता है। तो व्हेल मछली के लिए उसका एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र है, समुद्र में ही मिलेगा। ठीक है। तो वही जीव और उसके जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, उसके पारस्परिक अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। यह अति महत्वपूर्ण है। आर्थिक वनस्पति विज्ञान, इकोनॉमी, बॉटनी। पौधे से प्राप्त उपयोगी पदार्थ को हम लोग अध्ययन जब करते हैं, उपयोगी पदार्थ जैसे हम लोग जड़ी बूटी बनाते हैं, पेड़ पौधे का किस पार्ट का हम लोग उपयोग करते हैं, तो उसका अध्ययन किया जाता है आर्थिक वनस्पति विज्ञान में। विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी कहलाता है, विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। कवक विज्ञान, माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। जैव सांख्यिकी, बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक जैसे आप लोग एग्जाम देने जाते होंगे तब बायोमेट्रिक हो जाता है, नहीं? तो इसमें क्या होता है कि जैव क्रियाओं के उनके परिणामों का गणित एवं सांख्यिकों द्वारा विश्लेषण। जब आप जाते हैं तो आपका अंगूठा का चिन्ह लेगा, रेटिना कर लेगा, ये सब क्या है? आपका बायोमेट्रिक है। आपके जो शरीर के पार्ट है उसको वह एक डाटा के रूप में, एक यूनिक आइडेंटिटी के रूप में वो जमा करता है। तो पकड़े जाते हैं कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर दूसरे के हिसाब से परीक्षा देने चला गया तो पकड़ा जाता है बायोमेट्रिक में। नहीं, बायोमेट्रिक सिस्टम है कि एक कोई व्यक्ति है जो अपना शरीर का कोई पार्ट का जो उसमें चिन्ह देता है या कुछ भी देता है, तो उससे वह कंपैरिजन करके, तुलनात्मक करके पता कर लेता है कि वह व्यक्ति है या नहीं है। तो उसी का विश्लेषण करना ही, यानी जैव क्रियाओं और उनके परिणामों का गणित ही क्या कहलाता है? जैव सांख्यिकी कहलाता है, बायोमेट्रिक्स। ठीक है।
तो जैव भौतिकी अब बायोफिजिक्स है, भौतिक सिद्धांतों एवं विधियों के आधार पर जैविक समस्याओं का जब अध्ययन करते हैं उसको जैव भौतिकी बायोफिजिक्स कहलाता है। जैव रसायन, जीवधारियों एवं रासायनिक घटक, रासायनिक प्रक्रियाओं, सभी जीव क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो सब आपके जैव रसायन के अंतर्गत आते हैं। आणविक जीव विज्ञान, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जैव अणुओं का जब अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ देता है, कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं, या जो रोग विज्ञान जिसका अध्ययन करते हैं रोग का क्या कहलाता है, जीवधारियों उसके पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी जैसे है पारिस्थितिकी तंत्र। तो इस तरीका से कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे यहाँ से पूछ ही दिया जाता है, हर एक बार देखने को मिलता है, तो कोई एक क्वेश्चन होगा। अब आ जाइए फिर वही सब क्वेश्चन को जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के तौर पे वन लाइनर में आप पढ़ सकते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक, अभी तुरंत हमने बताया था थियोफ्रेस्ट, वनस्पति के कौन है, और जंतु विज्ञान के माइक्रोबायोलॉजी के, हाँ, उसके बाद लुई पास्चर बताए थे ना, माइक्रोबायोलॉजी के जो है लुई पास्चर, ठीक है, याद रखिएगा। यह जीवाणु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, रॉबर्ट कोच। सूक्ष्म विज्ञान के जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक है एवी ल्यूमेनहॉक, ठीक है। अनुवांशिकी के जनक, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, अनुवांशिकी के जनक किसको कहा जाता है, मेंडल को। प्रायोगिक अनुवांशिक के जनक टीएच मॉर्गन, आधुनिक अनुवांशिक के जनक बेटिंसन, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। प्रतीक्षा यानी प्रतिरक्षा करना, जो आपका सबसे पहले जो एंटीबायोटिक मेडिसिन का जो खोज किया गया था, टीका, एडवर्ड जेनर के द्वारा ही किया गया था। और ये चिकित्सा में एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा दिन इसको माना जाता है, एडवर्ड जेनर के द्वारा जो आपका एंटीबायोटिक बनाया गया। और आज कुछ भी होता है तो डॉक्टर सबसे पहले एंटीबायोटिक ही चलाते हैं, क्योंकि वह रामबाण है, चिकित्सा जगत का रामबाण एंटीबायोटिक को ही कहा जाता है, और उसकी खोज जो है एडवर्ड जेनर ने ही किया था। आधुनिक भ्रूण विज्ञान वॉन बार। औषधि विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेट्स, औषधि विज्ञान के जनक कौन है, हिप्पोक्रेट्स है, ठीक है। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक है, आगे हम लोग कोशिका चैप्टर भी पढ़ेंगे। अनुवांशिकी जो अभियांत्रिकी जिसको इंजीनियरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, के जनक पॉल बर्ग। रोग विज्ञान के जनक डी बेरी। आधुनिक रोग विज्ञान के जनक आर विर्चोव। वर्गीकी के जनक, ये भी कई बार पूछा है, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। वर्गीकी के जनक यानी जीव जगत को जो बांटा गया है वो किसके द्वारा, कैरोलस लीनियस के द्वारा। भारतीय वर्गीकी के जनक एच संतापो, क्या नाम है, एच संतापो। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीरबल साहनी, क्या नाम है, बीरबल साहनी। तो इस प्रकार से वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे गए। ये लुई पास्चर हैं, ये रॉबर्ट हुक हैं, और ये हिप्पोक्रेट्स है। इमेज बस दिखा दिया गया। अब शरीर के विभिन्न जो मानव शरीर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है, आपका किडनी है, ये आपका स्केलेटन हड्डी जिसको बोलते हैं, ये आंत हो गया, ये लीवर हो गया, ठीक है, ये क्या है, लीवर जिसको यकृत बोलते हैं। तो ये सारा चीज इसी के बारे में, ये आपका ब्रेन हो गया, ये लंग्स हो गया, ठीक है, फेफड़ा, तो ये वेंस नस जिसको बोलते हैं, ये अंदर में पेन क्रिया होता है, आंत के ऊपर थोड़ा सा रहता है। फिर आपका ये यूरिनरी ब्लेडर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से शरीर के पार्ट को तो आप लोग जानते ही, बार बार पढ़े। बस यहाँ पे हम लोग जो इम्पोर्टेंट तथ्य है मानव शरीर का, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछेगा, उसको हम लोग एक बार एक नजर दे लेते हैं, ठीक है। अति महत्वपूर्ण है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 206। और जो छोटा बच्चा रहता है उसके पास लगभग 300 हड्डी रहता है। शरीर में कितने हड्डी रहते हैं, अगर जो बच्चा जन्म लेता है उसके कुछ दिन बाद उसका नापा जाए तो उसमें 300 हड्डी होता है। लेकिन धीरे धीरे, हाँ, धीरे धीरे क्या होता है, जुट जाता है। बहुत सारा जो मुलायम हड्डी जो अलग अलग रहता है वो जुट जाता है। आप बच्चा का देखते शरीर कितना मुलायम होता है, जब उसको मालिश किया जाता है तो उसका शरीर आप जिधर से जिधर मन है उधर घुमा दीजिए, घूम जाता है ना। उसका जो भी हड्डी है बहुत छोटा छोटा रहता है, मुलायम हड्डी रहता है। वो धीरे धीरे क्या होता है, जुटता है। जैसे ये सर भी देखिएगा बच्चे का, तो बीच में खाली रहेगा और वहां पे लगेगा कि कुछ चल रहा है, धड़कन टाइप का, ठीक है।
और वो बड़ा होते होते फिर वो ज्वाइंट हो जाता है। तो वहां पे तो वो 2-3 हड्डी मिल करके बना है, खोपड़ी में भी, तो वो सब फिर जुट के एक हड्डी बन जाता है बड़ा होते के साथ, ठीक है। तो वही घट जाता है, वो घट करके कितना हो जाता है 206, ये याद रखिएगा। सबसे छोटी हड्डी जो होता है कान में होता है, कान के मध्य में होता है, उसको क्या बोलते हैं स्टेपीज कहते हैं। क्या कहते हैं स्टेपीज कहते हैं। सबसे लंबी हड्डी जंघा का होता है, फीमर, जो आपका जंघा है वो सबसे लंबी हड्डी है, वो फीमर कहलाता है। कोशी कशेरुकाओं की संख्या 33 होता है, पेशियों की कुल संख्या 639 होता है। सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस होता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। आपके शरीर में जो बड़ी आंत होती है मात्र 1.5 मीटर की ही होती है, 1.5 मीटर की, और वही छोटी आंत बहुत बड़ी होती है, 6.25 मीटर लंबी होती है। तो भोजन ज्यादा टाइम तक किस आंत में रहता है, बड़ी आंत या छोटी आंत में? छोटी आंत में। और यहीं पे वो सारा जो भी आपका पोषक तत्व है, खनिज लवण है, प्रोटीन विटामिन जो खाते हैं वो निचोड़ता है। कौन? तो छोटी आंत। यकृत का भार लगभग 1.5 केजी के आसपास होता है, 1.4 से 1.8 केजी। सबसे अगर बड़ा उत्तक कह लो मानव शरीर में जो होता है ग्लैंड, वो आपका यकृत ही होता है, लगभग 1.4 केजी से 1.8 केजी के बीच में होता है। महिला में थोड़ा छोटा लीवर होता है यकृत, ठीक है। इसका भार 1.2 से 1.4 किलोग्राम होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि इसी को कहा जाता है, किसको? यकृत को, लीवर को ही। सबसे बड़ा शरीर में यकृत ही होता है। सर्वाधिक पुनरुद्धावन क्षमता यानी ठीक होने की क्षमता इसी के पास है। अगर गड़बड़ भी हो गया, सही समय पर इलाज हो गया, खाली पूरा गड़बड़ नहीं कर लीजिए, तो आपका ये रीजनरेट मतलब फिर से ठीक हो जाता है। लीवर फैटी हो जाना या कुछ भी हो जाता है तो लोग सही समय पे इलाज कर लेते हैं, दवाई सुइया कर लेते हैं, तो क्या होता है कि लीवर ठीक हो जाता है बहुत जल्द, ठीक है। लेकिन सबसे कम पुनरुद्धावन क्षमता होता है मस्तिष्क का। एक बार कहीं खिसक लिया ना तो फिर वो 99.5% चांस है कि आपका माइंड फिर दोबारा सही होने वाला नहीं। पागल व्यक्ति जल्दी आपका ठीक नहीं, वो सब मूवी में ही दिखाया जाता है। एक बार ठोकर लगा तो पागल हो गया, दूसरे बार ठोकर लगा ठीक हो गया, ऐसी बात नहीं है। अगर एक बार अगर खिसक गया आपका दिमाग तो फिर वो एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये मस्तिष्क की मतलब वो मस्तिष्क अपने आप को सही नहीं कर पाता है, ठीक है। और शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का इनेमल, जो आपका ऊपरी खोला जो होता है दांत का, देखते हो सुपारी भी खा करके लोग चिबा जाते हैं, कितना मजबूत होता है। तो हाँ, उसके बाद हड्डी उड्डी भी चबा जाते हो। सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या है? पेरोटिड ग्रंथि है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, एक बार देख लीजिए। मनुष्य का जो सामान्य ताप कर्म है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है और 37 डिग्री सेल्सियस है। तो फ़ारेनहाइट में है कि सेल्सियस में है वो देख करके बनाइएगा। अगर सेल्सियस में कहिएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर फ़ारेनहाइट में देखिएगा तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और ब्लड की मात्रा, रुधिर की मात्रा आपके शरीर में ब्लड जो होता है वो 5.5 लीटर होता है। ऐसे वजन का 10% ब्लड होता है। अगर आपका वजन 50 किलो है तो 5 केजी, अगर 60 केजी है तो 6 किलो। तो इसीलिए यहाँ 5.5 एवरेज माना गया है, 60-70 किलो का एवरेज मानव होता है। कुछ लोग भारी भरकम हो जाते हैं 2-4 क्विंटल के, वो अलग बात है। हेमोग्लोबिन की औसत मात्रा 13 से 16 होता है पुरुषों में, महिलाओं में 11.5 से 14। महिला में ज्यादा हेमोग्लोबिन खून नहीं रहता है। सबसे ज्यादा एनीमिया रोग महिलाओं को ही होता है। खून की कमी किसको होता है? महिलाओं को ही होता है। WBC की संख्या 5000 से 1000 पर कॉलम है, WBC व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। सबसे छोटी WBC क्या कहलाते हैं? लिम्फोसाइट। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट क्या होता है, ठीक है। सबसे बड़ी WBC जो होता है उसका भी साइज होता है, जो व्हाइट ब्लड सेल होता है उसका साइज RBC से बड़ा होता है। तो उसमें जो सबसे छोटी WBC होती है वो लिम्फोसाइट कहलाती है, और जो सबसे बड़ी रहती है वो क्या कहलाता है? मोनोसाइट। तो घाव को सुखाने में, घाव को भरने में मोनोसाइट ही काम करता है। इसलिए एक सुइया आता है, आपने नाम सुना होगा मोनोसेप। घाव होगा तो कहेगा मोनोसेप सुइया ले लीजिए, तो वही मोनोसाइट की मात्रा बढ़ा देगा जिससे आपका घाव क्या होगा? सूख जाएगा। RBC रेड ब्लड सेल 120 दिन तक रहता है, उसके बाद वो स्वतः समाप्त हो जाता है। आप उसको शरीर से निकाल भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है,
वो 120 दिन के अंदर फिर से बन जाता है। इसीलिए ब्लड दान देना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से आपको कुछ भी नुकसान नहीं है, ठीक है। और WBC जो होता है इसका मात्र जीवन काल 2 से 5 दिन का ही होता है, यानी 2 से 5 दिन में ही ये समाप्त खत्म हो जाता है। रुधिर जो ब्लड जो है थक्का बनने का समय 3 से 6 मिनट होता है। सर्वग्राही रुधिर है AB, ये किसी भी प्रकार का ब्लड ले लेगा। और O है सर्वदाता, ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा, सर्वग्राही और सर्वदाता बार बार क्वेश्चन पूछेगा। तो सर्वग्राही कौन सा है AB, और सर्वदाता कौन सा है O किसी को भी ब्लड दे सकता है लेकिन ले किसी से नहीं सकता है, O ही से लेगा। और AB जो है किसी से भी ले सकता है, ठीक है। सामान्य रुधिर दाब 120/80 होता है, तो एग्जाम में 80/120 दे देगा, तो कंफ्यूज मत होना, पहले जाएगा तब कब। नहीं, हर्ट्ज नहीं है, ये दाब का मात्रक है, हर्ट्ज नहीं है ये, ठीक है। सामान्य नवजात का जो पल्स रेट होता है जन्म के समय 140 पर मिनट होगा, धीरे धीरे 1 वर्ष होगा तो 120 हो जाएगा, 10 वर्ष का होगा तो 90 पर मिनट हो जाएगा, वयस्क पे 70 पर मिनट होता है, ठीक है। ये आपका पल्स रेट है, धीरे धीरे क्या होगा, पल्स रेट घटते जाएगा। हृदय गति 72 पर मिनट होता है। सबसे बड़ा सिरा इंफीरियर वेना केवा होता है। सबसे बड़ी धमनी एब्डोमिनल एओर्टा होता है। वृक्क का भार लगभग 150 ग्राम होता है, ठीक है। वृक्क किडनी जो होता है उसका भार कितना होता है, 150 ग्राम। मस्तिष्क का भार लगभग 1220 से 1400 ग्राम, 12.5 मान के चलिए, 1250 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम के बीच में होगा। मेरुदंड की लंबाई 42 से 45 सेंटीमीटर होती है। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ा, स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़े। सबसे लंबी तंत्रिका सिएटिक, सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका ट्रोकेलियर, सबसे बड़ी तंत्रिका ट्राइजेमिनल, सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, ये अति महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी कोशिका पूछा हुआ है, कौन सा है आपका, तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है आपका, थायराइड ग्रंथि। अगर ऐसे ग्रंथि पूछे तब आपको बोलना है आपको लीवर, यानी यकृत, क्या बोलना है, लीवर। अगर अंतःस्रावी नाम लिख के पूछे तब बोलना है आपको थायराइड। आकस्मिक ग्रंथि एड्रिनल, आकस्मिक ग्रंथि किसको कहा जाता है, एड्रिनल। बाकी हम लोग जब ग्रंथि चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग डीपली पढ़ेंगे। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। ये सबसे छोटी होती है। लड़कियों में यौवनावस्था का प्रारंभ कब हो जाता है, तो 13 वर्ष में। महिलाओं में मासिक धर्म का काल 28 दिन का होता है। गर्भावस्था की अवधि 266 से 270 दिन, लगभग 9 मंथ का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने मानव शरीर के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आ जाइए जीवधारियों का वर्गीकरण। जो हमारे आसपास जितने भी जीव है उसको विभिन्न भागों में बांटा गया है। वर्गीकी के पिता किसको कहा जाता है, कैरोलस लिनियस। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि वर्गीकी के पिता, क्लासिफिकेशन जो किया गया है जीवों का, उसके फादर किसको कहा गया है, तो कैरोलस लिनियस को। और ये स्वीडन के थे और इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों में विभाजित किया है। एक तो पहला है आपका पादप जगत, दूसरा जंतु जगत, ठीक है। कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति प्रचलित की। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है। जैसे मनुष्य है, ठीक है, तो मनुष्य का जो है आपका नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। तो सेपियंस ये आपका जो होमो क्या है, आपका वंश का नाम है। होमो जो जेंडिक नेम है वंश का नाम है, और सेपियंस क्या है, जाति का नाम है, ठीक है। तो होमो सेपियंस। तो इसी प्रकार से मानव के बहुत सारी जो है जाति थे, अलग अलग थे, ठीक है। तो एकाएक तो ये जो आप देख रहे मानव का शरीर एकाएक नहीं मिला है, बल्कि बहुत सारे यहाँ पे रामापिथिक्स, शिवापिथिक्स, ये सब पढ़े होंगे आप लोग, इतिहास में भी पढ़ते हैं। तो उस सबसे पता चलता है कि मानव जो अभी का मानव है वो धीरे धीरे वो होमोसेपियंस है, ठीक है। लेकिन उसके पहले भी मानव के कई तरह के जो प्रजातियां थी वो सब धीरे धीरे अपडेट हो करके ये होमोसेपियंस बनती है, ठीक है। तो उतना हम लोग को अभी डीपली नहीं पढ़ना है, बस ये जानते हैं कि 2
द्विनाम पद्धति होता है, पहला वंश का नाम होता है नाम में, और दूसरा जो है जाति का नाम होता है, ठीक है, स्पेसीज का। अब आ जाइए, एक वैज्ञानिक है R.H. व्हिटेकर, उन्होंने समस्त जीव को 5 जगत में बांटा है। कई बार पूछेगा किसने 5 जगत में बांटा है, R.H. व्हिटेकर, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। या पूछेगा R.H. व्हिटेकर ने समस्त जीवों को कितने जगत वर्गों में बांटा, वर्गीकृत किया है, तो 5 में। सबसे पहला है आपका मोनेरा, सभी प्राकैरियोटिक जीव यानी सूक्ष्म जीव, जीवाणु, ये सब मोनेरा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोनेरा। उसके बाद प्रोटिस्टा, सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, जिसमें कोशिका एक ही है, वो क्या कहलाएंगे? यूकैरियोटिक जीव। अमीबा, ये सब क्या कहलाएंगे? प्रोटिस्टा ग्रुप में। फंगी, यूकैरियोटिक स्वपोषी जीव है, अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं, इनकी कोशिका भित्ति चिटिन की बनी होती है, जैसे ईस्ट। उसके बाद है आपका प्लांटे, यूकैरियोटिक स्वपोषी जीव, जैसे शैवाल और सभी पेड़, जो कि प्लांट के नाम से आप प्लांटे है यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद एनिमालिया, जिसके अंतर्गत सभी जीव आ जाते हैं, जो भी, जैसे मानव भी हो गया, वो सब स्तनधारी हो गए। यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय उपभोक्ता जीव या होलोजोनिक प्राणी संभोजी जीव, ये स्तनधारी या मछली, ये सब आपको एनिमेलिया ग्रुप में आ जाते हैं। तो जितने भी जीव है यूकैरियोटिक, देखो जो भी जीव है, या हम हैं, आप हैं, या मानव पूछे तो वो यूकैरियोटिक है, और जितने भी सूक्ष्म जीव जिसको आप खुले आंख से नहीं देख रहे, वो प्राकैरियोटिक है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, यूकैरियोटिक और प्राकैरियोटिक। यू मतलब तुम, हम, जीव, गाय, भैंस, सब जो है आपका यूकैरियोटिक है। प्राकैरियोटिक जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, सूक्ष्म जीव है। उसके बाद लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच सहजीविता को लाइकेन कहते हैं। यह प्रदूषण का गुड इंडिकेटर है। और जहां पर लाइकेन मतलब एक प्रकार से आप देखते हैं कजली उजली जो लगता है, या जल में आपका वो पैदा हो जाता है हरा हरा कलर का, तो जहां पे वो ज्यादा होगा, इसका मतलब वहां पे क्या है कि ऑक्सीजन जल में मात्रा में ज्यादा है, वो पानी उतना शुद्ध पानी है, ठीक है। तो लाइकेन से पता चल जाता है कि वो प्रदूषित वाटर है कि नहीं है। जहां लाइकेन होगा वो शुद्ध वाटर होगा, जहां लाइकेन नहीं पाया जाएगा, इसका मतलब है वो प्रदूषित वाटर है, ठीक है। उससे पता चल जाता है लाइकेन से कि वहां ऑक्सीजन की मात्रा वाटर में कितनी है। तो गुड इंडिकेटर पॉल्यूशन का कौन सा है? आपका लाइकेन। शैवाल जिसको बोलते हैं, कवक या शैवाल, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर पूछे जितने भी जीवाणु किस ग्रुप में आएंगे, तो मोनेरा। जीव जगत एनिमालिया ग्रुप में आता है, जैसे हम आप जो भी है, गाय भैंस बकरी कुत्ता, ये सब किस में आ जाएगा? एनिमालिया ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। पेड़ पौधा को प्लांटे ग्रुप में बांटा है। तो 5 भागों में जो है R.H. व्हिटेकर ने जीवों को बांटा है, ठीक है। अब आ जाइए किंगडम एनामेलिया। अब हम लोग एनिमेलिया में भी, अब जो एनिमल्स है उसको भी कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका मत्स्य वर्ग, जैसे शार्क, राहु, कतला, ये सब मछली हो गया। उभयचर वर्ग, एम्फीबिया, जैसे मेढक और टॉड हो गया। उसके बाद सरीसृप वर्ग, जो रेंग के चलता है, छिपकली हो गया, सांप हो गया, घड़ियाल हो गया, केचुआ हो गया, ये क्या है आपका? रेप्टिलिया है, रेप्टाइल्स जिसको बोलते हैं। पक्षी वर्ग, एप्स, तोता, कबूतर, मोर, कौआ। स्तनधारी वर्ग, मेमालिया, इसमें आपका मनुष्य, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल क्या है आपका? मेमल्स है, स्तनधारी है, वो मछली नहीं है वास्तव में, ठीक है। ब्लू व्हेल हम लोग मछली बोलते हैं, वो वास्तव में मछली है नहीं। वो जो है जिस प्रकार से हम लोग, आप लोग नाक से सांस लेते हैं, वो भी लेता है। बस यही होता है कि इतना हवा वो भर लेता है अपने चैम्बर में कि 6-6 महीना वो अंदर में जल समुद्र के अंदर बैठा रह जाता है, ठीक है। बाकी वो भी अंडा नहीं देता, वो बच्चा देता है, स्तनधारी है। कौन? ब्लू व्हेल। जीव जगत का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल। दिखता है मछली की तरह, लेकिन वास्तव में वो मछली है नहीं। कंगारू, ठीक है। चमगादड़, चमगादड़ भी क्या है आपका? स्तनधारी है। तो इस प्रकार से आपने जो है संघ कॉर्डेटा के 5 वर्गों में बांटा गया है। अब आता है, एक होता है कोल्ड ब्लडेड, अनियततापी, एक वार्म ब्लडेड, नियततापी, ठीक है। एक ऐसा जीव होगा जो अपना टेम्परेचर मौसम के साथ बदल लेता है, वो किसी भी परिस्थिति में रह लेगा।
ठंडा से ठंडा पानी में भी रह लेगा वो, और गर्म से गर्म जगह पे भी अपने आप को वो कंट्रोल करके रह लेगा। लेकिन जो नियत तापी होते हैं उसका फिक्स टेम्परेचर होता है, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता। जैसे मानव है, आप चले जाइए एकदम बर्फबारी जहां हो रहा है वहां भी थर्मामीटर लगाइएगा अपने शरीर में, वही बताएगा 37 डिग्री सेल्सियस। और आप खूब गर्मी रेगिस्तान का जहां पे सहारा मरुस्थल चले जाइए वहां भी जरा अपना शरीर का तापमान मापिएगा तो वहां भी उतना ही बताएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो आप हम क्या हो गए, नियत तापी हो गए। क्या हो गए, नियत तापी जीव। और जो अपना टेम्परेचर बदल लेता है मौसम के साथ, जगह के साथ, वो होता है कोल्ड ब्लडेड और नियत तापी। जिन जीवों के शरीर का ताप वायु वातावरण के तापमान के साथ बदल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड। जैसे मछली है, ठंडा से ठंडा पानी में भी वो अपने आप को टेम्परेचर मेंटेन करके वो रह लेता है। मेढक है, कितना भी ठंड पड़ जाए, कोई भी गर्मी में भी आप देखिएगा वो अपना जगह पे अपना स्थिर होकर के रह लेता है। मेढक ऐसा है कि त्वचा से भी सांस लेता है, गलफरा से भी लेता है और नाक से भी लेता है। अब बताइए, तभी तो वो हर एक जगह रह लेता है। आप देखिएगा पानी के अंदर भी रह लेगा उसी एकदम मजे में, बाहर में भी रह लेगा, और उसको बढ़िया से दाब दीजिए वो देखिएगा मिट्टी में घुस करके बैठा हुआ है। बहुत पीला वाला मेढक निकलता है ना, कभी कभी दबा हुआ रहता है। अब बताइए वो एकदम दबा हुआ रहता है फिर भी वो सांस लेता है, वो उस समय त्वचा से सांस ले रहा होता है, सोया रहता है, त्वचा से सांस लेता है। फिर अगर वो चला गया अंदर में तो गलफराज सांस ले लेगा। तो तरह तरह से वो सांस ले लेता है, इसीलिए वो उभयचर। तो उभयचर क्या करते हैं, अपना टेम्परेचर जो है मौसम के अनुसार बदल लेते हैं, तो उस मौसम में वो उस हिसाब से हो जाते हैं। सरीसृप वर्ग भी अपना जो है टेम्परेचर बदल लेता है, शरीर का टेम्परेचर उस मौसम के टेम्परेचर के अनुसार कर लेगा। ठीक है, तो जैसे सांप ऊप हो गया, जैसे आपका छिपकली हो गया, ये सब कोल्ड ब्लडेड है, ये अपना टेम्परेचर मौसम के हिसाब से बदल लेते हैं। लेकिन वार्म ब्लडेड नियत तापी वो है जो अपना तापमान नहीं बदल सकते हैं। जैसे पक्षी है, ज्यादा ठंडा होगा मर जाएगी, ठीक है। या मेमल्स है, स्तनधारी है, जो भी स्तनधारी जीव है वो सब का टेम्परेचर लिमिट होता है, फिक्स होता है, उतना ही रहेगा। ज्यादा ठंड होगा या ज्यादा गर्मी होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा, वो मर सकता है, वो अपने आप को नहीं बदल पाता है। ठीक है, तो वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड याद रखिएगा। मछली, मेढक, सांप, या मतलब रेप्टाइल्स जो भी हो सरीसृप वर्ग में, छिपकली हो गया, नहीं जो रेंगने वाला जीव है वो सब आपका टेम्परेचर बदल लेता है। और जितने भी स्तनधारी हैं और पक्षी, ये सारे क्या किस में आते हैं, वार्म ब्लडेड। समझ गए, नियत रहता है, फिक्स रहता है टेम्परेचर। अब देखिए मछली को कितने आलिंद और कितने हृदय में, दो चैम्बर होता है मछली के हृदय में, एक आलिंद एक नीलय। उभयचर जितने भी प्राणी हैं उसके 3 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 1 नीलय। जितने भी रेप्टाइल्स है सरीसृप वर्ग उसके पास भी 3 चैम्बर होता है, 2 आलिंद 1 नीलय। पक्षी के पास होते हैं 4 चैम्बर, 2 आलिंद 2 नीलय। और स्तनधारी जितने भी जीव हैं जैसे मानव भी है तो उसके पास भी 4 चैम्बर होता है, 2 आलिंद और 2 नीलय। इसीलिए क्योंकि ये लोग ज्यादा दिन जीते हैं, अगर एक जाम भी हो गया तो दूसरे से काम चलेगा। एक्सेप्शन है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, सरीसृप वर्ग में आता है किंतु इसके पास कितने चैम्बर होते हैं, 4। जो आपका मगरमच्छ है वो आपके सरीसृप वर्ग में आता है, होना चाहिए 3, लेकिन एक्सेप्शन केस है, उसके पास कितने चैम्बर होते हैं, हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। नहीं, ये त्वचा से सांस नहीं लेता, मेढक की सांस लेता है त्वचा से। ठीक है, 2 आलिंद एवं 2 नीलय, ये बाहर से भी सांस लेता है। ये जैसे जीव जितने भी जीव लेते हैं सांस नाक से, ये भी नाक से लेता है। तो आप देखते हैं मगरमच्छ नाक ऊपर ही किए रहेगा, समुद्र में भी पानी में भी रहेगा तो इसका नाक ऊपर ही रहता है, शरीर डूबा रहेगा लेकिन नाक बाहर से ही जो है वो सांस, क्योंकि ये रेप्टाइल्स है ना। चलिए, तो इस प्रकार से आपने यहां तक समझ लिया।
नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका। सेल्स आप लोग जानते ही मानव शरीर का सबसे सूक्ष्मतम कह सकते हैं संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है? सेल्स कहलाता है। जैसे किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है ना, परमाणु जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसी प्रकार से जीव जगत का सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है वो आपका सेल्स ही होता है। और इसका 1665 ईस्वी में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री जिसका नाम रहता रॉबर्ट हुक, उन्होंने क्वार्क में सूक्ष्म मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोठरियां देखी, जिसे उन्होंने कोसा कहा। कोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष। उनका यह अध्ययन माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ और लीवेनहॉक ने 1674 में कोशिका के संगठन का अध्ययन किया। अगर पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने किया तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक। अब देखिए कोशिका के अंदर भी कई संरचना होता है, जैसे ये हो गया कोशिका है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल मेम्ब्रेन्स जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं वो है, तो कोशिका भित्ति होता है, कोशिका झिल्ली होता है, तो ये सब मिल करके क्या कोशिका बनाते हैं। तो इसमें वही चीज है जो सेल्स की खोज किया वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। सेल्स कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। अगर पूछे कोशिका के अंदर में जो न्यूक्लियस होता है बीच में, उसकी खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद गोल्जी एपरेटस होता है, वो कैमिलो गोल्जी ने किया था। राइबोसोम जॉर्ज पैलेट ने 1955 में किया। लाइसोसोम डी डबे ने किया था 1955 में। सेल थ्योरी दिया स्लाइडेन एवं स्वान। अगर कोशिका सिद्धांत पूछ दे, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो कई लोग रॉबर्ट हुक मार के आ जाते हैं। तो कोशिका अगर सिद्धांत पूछ दे, थ्योरी जो है वो किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान। ये अति महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कोशिका केवल पूछे तब रॉबर्ट हुक, अगर कोशिका सिद्धांत पूछ दिया तो स्लाइडेन एवं स्वान हो जाएगा 1838 में। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, तो अल्टमैन ने किया था 1894 में, जिसको ऊर्जागिरी कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जागिरी किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। सबसे छोटी कोशिका क्या कहलाता है? माइकोप्लाज्मा, मात्र 0.1 माइक्रोन का होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका होता है 175 mm का। कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। आत्महत्या की थैली जहां पे वो समाप्त हो जाता है वो क्या कहलाता है? लाइसोसोम। क्या कहलाता है? लाइसोसोम। हाँ। अब देखिए सेल्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक प्राकैरियोटिक, ठीक है, जो कोशिका जिनका पूर्ण विकसित नहीं होगा, एकदम जो सूक्ष्म जीव हैं जिनको आप खुले आंख से नहीं देख पाते, वो सब में प्राकैरियोटिक होगा। ये पूर्ण विकसित नहीं होते हैं या अर्ध विकसित होते हैं। इसमें कई कोशिका अंगक जैसे केंद्र, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। इसमें राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। ठीक है, 70S प्रकार के होते हैं जैसे जीवाणु। तो जो खुले आंख से नहीं देख पाते हैं जीव जगत, वो सब प्राकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। ऐसे सिंपल सा याद रखिएगा, जीवाणु। यूकैरियोटिक हो गया, ये कोशिकाएं विकसित होती है जिनमें सभी प्रकार की कोशिकाएं अंगक पाए जाते हैं। ये 80S प्रकार की होती है। ठीक है। एस होता है सेडिमेंटेशन, एस यहाँ पे क्या है? सेडिमेंटेशन। अब देखिए पादप कोशिका यूकैरियोटिक, WBC, RBC ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। अगर पूछेगा कि जो मनुष्य है उसमें किस प्रकार की कोशिका है, तो यूकैरियोटिक टाइप का। कुत्ता, बिल्ली, जितना जानवर उसमें पूछेगा किस प्रकार का कोशिका है, यूकैरियोटिक। अगर सूक्ष्म जीव के बारे में पूछे, जीवाणु, विषाणु में किस प्रकार की कोशिका है, तो बोलना है आपको प्राकैरियोटिक। ठीक है। अब देखिए कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पादप कोशिका और दूसरा होता है जंतु कोशिका। एक होता है पादप कोशिका, एक होता है जंतु कोशिका। ये जो आप देख रहे हैं गोलाकार पार्ट में, तो ये आपका कौन सा है? जंतु कोशिका, एनिमल सेल है। जंतु कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होगा। क्या होगा? कोशिका झिल्ली होगा। और यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें
ऊर्जा बनता है, भोजन तैयार होता है, न्यूक्लियस। तो ये आपके जो पार्ट हैं वो आपके एनिमल सेल के हैं। उसी प्रकार से इधर आपका पादप का है, ये आपका आयताकार टाइप का रहेगा, इस टाइप का, ठीक है। तो इसमें भी आपका सेल मेम्ब्रेन, जिसको कोशिका भित्ति बोलते हैं, रहता है। इसमें भी आपका क्लोरोप्लास्ट रहेगा। तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है वो आप सुन लीजिए एक बार। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति, सेल वाल, पर्णहरित तथा रिक्तिका रसधानी नहीं होता है। कोशिका भित्ति किसमें होगा? पादप में, पेड़ पौधा में। और कोशिका झिल्ली होगा किसमें? जंतु में। ये बाहर का जो सेल है ये क्या कहलाएगा? जंतु वाला कोशिका झिल्ली। और पादप वाला, पेड़ पौधा वाला क्या कहलाएगा? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जंतु में नहीं होगा, किसमें होगा? पेड़ पौधा में। रिक्तिका, जो रसधानी होता है, रिक्तिका वो भी आपको पेड़ पौधा में ही होगा, जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं होगा। कोशिका झिल्ली प्रोटीन लिपिड की, इसमें होगा क्या? कोशिका झिल्ली। और वो क्या चीज की बनी होगी? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। दो प्रोटीन परत के बीच लिपिड का परत होता है, ये अर्ध पारगम्य होता है। अंतःप्रद्रव्य जलिका लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जलिका राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, ये लिपिड संश्लेषण करते हैं। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जलिका राइबोसोम उपस्थित, प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी, ठीक है। पचाने का काम कौन करेगा? प्रोटीन संश्लेषण का काम तो राइबोसोम। कौन करेगा? राइबोसोम। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को, वो सेल को नष्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज के एक अणु को टूटने से 36 एटीपी पर, जिसमें 34 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। एटीपी होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एक प्रकार का ऊर्जा है ये, ठीक है। और कहां बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो याद रखिएगा, कोशिका का ऊर्जागिरी किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए समूह के मिलने से बनता है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, कई बार पूछ देगा आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब आ जाइए पादप कोशिका। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और तारकाय नहीं पाई जाएगी। सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और तारकाय केवल और केवल जंतु कोशिका में ही होगा। कोशिका भित्ति इसमें पाया जाएगा, किसमें? पादप कोशिका में। और ये क्या चीज का बना होगा? तो ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि पादप कोशिका भित्ति क्या चीज के बने होते हैं? तो सेलुलोज के। इसमें रिक्तिका या रसधानी व पर्णहरित पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ट्रिक, रिक्तिका को प्लांट से लब हो गया, ये याद रखिएगा, यानी प्लांट मतलब पौधा। रिक्तिका, रिक्तिका जब भी पाया जाएगा, रिक्तिका और लवक जब भी पाया जाएगा तो किसमें पाया जाएगा? तो पेड़ पौधा में ही पाया जाएगा, यानी पादप कोशिका में ही पाया जाएगा। अब कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, असमसूत्री विभाजन होता है। तो ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। तो बस ये याद रखना है आपको कोशिका सेल चैप्टर में कि कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है, ये याद रखना है। कोशिका का ऊर्जागिरी किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन पचाने का काम कोशिका में कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। तो इस प्रकार से कोशिका के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और उसके बाद कोशिका थ्योरी किसने दिया? कोशिका थ्योरी किसने दिया? कोशिका सिद्धांत अभी हमने बताया था, किसने दिया? स्लाइड एवं स्वान ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया का तो रिचर्ड अल्टमैन। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। न्यूक्लियस की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। तो ये अति महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्न हैं, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।